अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, बिल्कुल आज हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हम सब यहाँ सीमांचल में आए हैं। आप तमाम ने देखा कि इतने बरसों से सीमांचल की जो बदहाली है, जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर जो भी सत्ता में बैठे किसी की आंख नहीं खुली कि आज भी बिहार का सबसे पिछड़ा वर्ग सीमांचल। एक शेर पूरे पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ता है, पूरे बीजेपी वालों की हालत खराब करके रख देता। आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। 6 सीट का जब तेजस्वी यादव के सामने जिक्र आया, गठबंधन को लेकर जब बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि क्या हमको हैदराबाद में ओवैसी 6 सीट देंगे। देखिए, तो बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी। हमको यहाँ दो यहाँ पे पहला कॉन्सेंट्रेट करूँ ना, इलेक्शन तो यहाँ पर है ना, चुनाव यहाँ है ना। मगर ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों की लीडरशिप तैयार हो। ये चाहते नहीं है कि कोई हक इंसाफ की बात करने वाला सीमांचल के अंदर भी आए। देखिए, वोट जो है मजलिस के, किसी के पर्सनल वोट नहीं होते। वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वोट असद ओवैसी साहब को देखकर लोगों ने वोट दिया और जीत के गए। और आज क्या हालत है उनकी, चलिए बताइए मुझे। अता पता ठिकाना कहीं नहीं दिख रहा है, वो चारों का गायब है। तो यही तो होता है ना कि जब आपको इज्जत मिलती है तो आपको रास नहीं आती। वो इस समय हम लोग किशनगंज में मौजूद हैं और सीमांचल को जिस तरह से हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, आप लोगों के सामने सीमांचल का जो पूरा चुनावी रुख बना हुआ है, चुनावी जो तैयारियां चल रही हैं और प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन हर प्रत्याशी अपने आप को प्रत्याशी समझते हुए, हर कैंडिडेट ये समझते हुए कि वही विजेता है और वही टिकट उसी को मिलेगा। हर पार्टी का यही हाल है। चुनाव इस समय ज़ोरों पर चल रहा है। अभी हालांकि ऐलान तो नहीं हुआ है सही से कि चुनाव कब होना है, लेकिन इसी बीच राजनीतिक तैयारियां और राजनीतिक तौर पर जो गर्मी है, जो सियासी गर्मी जिसको कहते हैं, वो एकदम 7वें आसमान पर है। नेताओं का आना जाना लगातार लगा हुआ है, चाहे वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो या फिर तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का 4 दिवसीय दौरा सीमांचल में होने वाला है, कारवान इंसाफ या न्याय यात्रा को लेकर। जिस तरह से बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब। थोड़ा सा जान लेते हैं कि कल के प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारियां हैं, और सीमांचल में पहुंचे हैं, चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सीमांचल की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सीमांचल वालों को भी वारिस पठान का सलाम, नमस्ते, नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा, इसी के साथ साथ में असदुद्दीन ओवैसी की न्याय यात्रा, क्या अलग होने वाला है इसमें? देखिए, बिल्कुल आज हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हम सब यहाँ सीमांचल में आए हैं और कल से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। 4 दिवसीय यात्रा है, सीमांचल न्याय यात्रा। अब आप तमाम ने देखा कि इतने बरसों से सीमांचल की जो बदहाली है, जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर जो भी सत्ता में बैठे किसी की आंख नहीं खुली कि आज भी बिहार का सबसे पिछड़ा वर्ग सीमांचल है। हमारे जो पार्टी से चुन के आए थे MLA, यहाँ के प्रेसिडेंट भी जो है बिहार के अख्तर ईमान साहब ने बार बार गुहार लगाई कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिया जाए 371 का। वो नहीं हो रहा है। आज आप देखिए सीमांचल के अंदर कितनी जगहों के ऊपर तो हाई कोर्ट नहीं है, लोगों को जाना पड़ता है पटना में, या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छे बड़े अस्पताल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, काफ़ी मुद्दे हैं यहाँ के सीमांचल के, जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से कहेंगे कि न्याय की बात है, सीमांचल को डेवलपमेंट चाहिए, सीमांचल के डेवलपमेंट की बात है। बिल्कुल हमको यकीन है जनता हमारा समर्थन देगी और हमारी न्याय यात्रा आप खुद देखना, इनकी यात्राओं से बहुत ज़्यादा कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। एक तरफ जहां तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वो बीजेपी को रोकने का पूरा प्लान अपना शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में AIMIM अकेली चुनाव लड़ रही है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर रही है। देखिए, हमने पहले भी कहा था, हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा, हमारी नीयत एक ही है कि हम चाहते हैं किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जाए और NDA की सरकार ना बने। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये पार्टियां हैं, जो सेक्युलर पार्टियां, उनको कहा हमने कि आइए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। अगर आपका भी इरादा है कि बीजेपी को हराना है तो साथ में आके लड़ेंगे।
हराएंगे बीजेपी को। हमारे पार्टी के यहाँ के प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब ने इनको निवेदन दिया तो कहा कि हमको निवेदन नहीं मिला। उसके बाद में अख्तर साहब, आदिल साहब, हमारी पूरी टीम गई पटना में तेजस्वी के घर के बाहर बैंड बाजा ढोल ताशे के साथ वहाँ पर प्रदर्शन किया, निवेदन किया, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो खुल जाएगा तेरा एमओयू समीकरण का पोल, हमको साथ में लिया जाए। अख्तर साहब ने कहा ठीक है, हमको 6 सीट के ऊपर साथ में गठबंधन में ले लो। 6 तो हमारे एमएलए थे, अब उस पर भी उनको नहीं लेना है तो इनका एरोगेंस, इनका घमंड और गुरूर ये दर्शाता है। फिर हम तो लेकिन लड़ेंगे। देखिए, हम उनको चेतावनी देने गए थे कि अगर आप नहीं भी लोगे तो हम तो लड़ेंगे, और हमारी तो तैयारी है 100 सीट की। अब देखते हैं पार्टी कितनी सीटों पर लड़ती है, कहाँ से लड़ती है, किस किस को टिकट मिलता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हमारा यही था कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए साथ में मिलकर लड़ेंगे और इनको बीजेपी को हराएंगे। मगर अब तक कोई जवाब आया नहीं है। आगे हम तो लड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह। देखिए, पिछली मरतबा मजलिस यहाँ पे 19 सीटों पे लड़ी, 5 जगह हमको कामयाबी मिली है और अच्छे वोट के मार्जिन के साथ हमारे विधायक जीते हैं। वो अलग बात है कि कुछ 4 लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर दिया और आरजेडी ने उनको पैसों के बल पे खरीद लिया। और सीमांचल की जनता समझदार है, उनको भी जवाब देगी, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ एमआईएम को वोट दिया था। इन्होंने वोट लिया और वहाँ चले गए। तो हमने पहले कहा था 4 का 24, मैं तो बोलूँगा 4 का बदला 40 लिया जाएगा, ये अब किया जाएगा। तो सब चाहते हैं कि ठीक है, साथ में मिलकर लड़े, नहीं तो लड़ेंगे चुनाव। हमको यकीन है इस मरतबा। आप खुद देख रहे हो कि पब्लिक के अंदर कितना जोश है। मैं आया था अभी 5 दिन पहले, हमने तकरीबन 6 सभाएँ की, किशनगंज में की, बलरामपुर में की, हम चंपारण गए, दरभंगा की तरफ गए। तो एक पब्लिक का बस क्रेज़ है और सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि वारिस भाई पूरी तरह लड़िए चुनाव, हम सब आपके साथ में रहेंगे। तो एक तमाम ने देखा भीड़ उमड़ी, और यहाँ की जो भीड़ उमड़ती है उन्होंने हमको रिजल्ट भी दिया है, वोट के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से। तो इस मरतबा और एक उत्साह का माहौल है, एक पॉजिटिविटी हमको दिख रही है लोगों में। तो मुझे यकीन है कि इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला पिछली मरतबा से भी ज़्यादा अच्छे नताइज आएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में। 6 सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो 6 सीट का जब तेजस्वी यादव के सामने जिक्र आया, गठबंधन को लेकर जब बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि क्या हमको हैदराबाद में ओवैसी 6 सीट देंगे, हम हैदराबाद में नहीं लड़ते हैं जा करके। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी। हमको यहाँ तो यहाँ पे पहला कॉन्सेंट्रेट करूँ ना, इलेक्शन तो यहाँ पर है ना, चुनाव यहाँ है ना। मगर ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों की लीडरशिप तैयार हो, ये चाहते नहीं है कि कोई हक इंसाफ की बात करने वाला सीमांचल के अंदर भी आए। इसलिए तो आज बदल लेना। देखिए आप सर, इन्हीं का स्लोगन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप उस हिसाब से अगर देखो तो 14% यादव का सीएम बन सकता है, 18% मुसलमान का क्यों नहीं? क्यों सीएम डिप्यूटी सीएम नहीं बन सकता? और हिस्सेदारी तो दो, कम से कम हिस्सेदारी नहीं देना। अभी आपने देखा इनकी यात्रा के अंदर 2% वाला सैनिक खड़ा हुआ है, लेकिन 18% वाला मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला, अता पता ठिकाना भी नहीं है कहीं पर यात्रा में। तो ये साफ दर्शाता है कि इनको मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं करना है, उनको हिस्सेदारी नहीं देना है, उनको लीडरशिप नहीं बनाना है, उनकी कुछ नहीं करना है। तो पब्लिक देख रही है, जनता के सामने सब बात है ये। आप जिस सहनी की बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन के साथ आना ही नहीं चाहते और बीजेपी ऐसा चाहेगी भी नहीं कि वो एक साथ आ जाए। तो उनका कहना है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आना नहीं चाहते हैं। ये क्यों झूठ बोलते हो? अभी क्या दिखा हुआ था? सब लोग गए वहाँ पर, तेजस्वी के घर के बाहर निवेदन दिया, बैंड बाजा ढोल ताशे के साथ गए, बैनर लेके गए, सब कहा कि हमारे को साथ में लो। 6 सीटों के ऊपर बात की अख्तर साहब ने। ये सब क्या झूठ है? रिकॉर्ड पे पेपर है, झूठ तो नहीं बोलेगा ना। अरे तुम झूठ बोलते हो, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना रिकॉर्ड पे। मगर आपको नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर बाद में रोने धोने का नहीं। पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली गई, पप्पा मैं तो सीएम बन जाता। मजलिस लड़ी, भाई लड़ेंगे। संविधान ने जितना अधिकार आपको दिया उतना अधिकार हमको भी दिया है ना चुनाव लड़ने का। और हम तो यही बोल रहे हैं कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, हराया हो बीजेपी को। हम में ताकत है, सक्षम है, हम हराएंगे बीजेपी को। देखिए इंशाल्लाह हम हरा के रहेंगे।
पिछली बार आपने 5 सीटें जीती जिसमें से 4 विधायक आपके टूट कर चले गए, तो इस बार जनता को कैसे विश्वास आप दिलाएंगे कि इस बार जो विधायक बनेंगे वो टूट कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे? ये देखिए, जनता समझदार है, वो वोट देती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, असद ओवैसी साहब को, जो बेबाकी के साथ हर मुद्दों के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, डेवलपमेंट विकास की बात नहीं करते, काम करके दिखाने में मानते हैं। और हमने देखा जनता ने जो वोट दिया था वो वोट ये लोगों ने लिया, जीत कर आए, मगर चले गए ये लोग वहाँ। वो जनता जवाब दे देगी, इनको भी जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा इनको भी, क्योंकि जीत कर चले जाना, अपना ईमान का सौदा कर देना। लेकिन उसमें एक बहादुर शेर भी तो है ना। देखिए, अख्तर ईमान नहीं गया, करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया, कुर्सी को ठुकरा दिया, हर चीज़ को ठुकरा दिया, नहीं गया अख्तर ईमान। 2020 का चुनाव आपने लड़ा, उसमें आपके 5 विधायक जीते, 4 टूट कर चले गए, तो ऐसा 2025 में किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा वो सीटें निकालने के लिए, क्योंकि पिछली बार आपके 4 विधायक टूट कर चले गए? देखिए, वोट जो है मजलिस के है, किसी के पर्सनल वोट नहीं होते। वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वोट असद ओवैसी साहब को देखकर लोगों ने वोट दिया और जीत के गए। और आज क्या हालत है उनकी, चलिए बताइए मुझे। अता पता ठिकाना कहीं नहीं दिख रहा है वो चारों का, गायब है। तो यही तो होता है ना कि जब आपको इज्जत मिलती है तो आपको रास नहीं आती। वो आप थोड़े से पैसों की लालच के लिए लोगों का विश्वास आपने तोड़ा, लोगों का विश्वास तोड़ के आप चले गए वहाँ पर दूसरी पार्टी। वहाँ तो आपको बेइज्जती ही मिल रही है, इज्जत कहाँ मिल रही है आपको वहाँ पर? यहाँ आपको इज्जत थी, लोगों की मोहब्बत थी, दुआएं थी, सब कुछ था। मुझे यकीन है कि 2025 का भी जो चुनाव आ रहा है इसमें लोग, सीमांचल बिहार की आवाम हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, पूरे वोटों से नवाजेगी और अच्छी तादाद में हमारे एमएलए जीतकर बिहार की असेंबली में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 से 20 सीटों का, कोई कह रहा है कि 24 सीटें जीतेगी, लेकिन क्या ये नंबर इतना आसान है कि एकदम 24 सीटें जीत पाएंगे? या फिर 4 से 5 विधायक अगर आप जीत लेते हैं या 15 या 20 जीत लेते हैं तो सरकार तो आपकी बनने वाली नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं? कि साहब, सियासत के अंदर आप देखिए, गिनती है ना, भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं। एक शेर पूरे पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ता है, पूरे बीजेपी वालों की हालत ख़राब करके रख देता है, आँख से आँख मिला के बात नहीं कर सकते। इस तरह दहाड़ के पूरी तरह से अपनी बात रख के अपनी बात को मनवाता है। एक शेर काफ़ी है। बिहार की असेंबली में 4 चूहे चले गए, एक शेर बच गया अख्तर ईमान, उसने भी पूरी बिहार की असेंबली को हिला के रख दिया, विपक्ष की नाक में दम करके रख दिया। उसने जाकर बीजेपी वालों की हालत ख़राब करके रख दी और जो काम था करवा रहा है। 800 करोड़ रुपया उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लेके आया फंडिंग। पुल जो टूट गए थे ही नहीं, उसको बनवाया है, विकास का काम किया। ये सिंगल आदमी था ना। अब सोचिए अगर हमारे इसी तरह से जीत जाते हैं 25-30, तो क्या सीमांचल का विकास नहीं करेंगे? पूरी तरह सीमांचल का विकास होगा। ये जनता को देखना है, जनता जनार्दन है। जनता चाहे उसे कुर्सी बिठा देगी, जनता चाहे उसे कुर्सी से लात मार के गिरा देती है। तो जनता देख रही है और जनता बिल्कुल न्याय के साथ जाएगी, मोहब्बत उसी को करेगी जनता जिसको लगेगा कि हमारा काम करेगा। वो यकीन है कि अभी इस वक्त बिहार में इंशाअल्लाह ताला मजलिस का परचम अच्छा चल रहा है, आगे लहराएगा और हमारे काफ़ी सारे विधायक जीतकर बिहार की असेंबली में जाएंगे इस बार। गठबंधन के पास हम देखें तो उनकी अपनी घोषणा है, उनके अपने वादे हैं, दूसरी पार्टी के पास अपने वादे हैं। एमआईएम के पास क्या वादे हैं? एमआईएम के पास पूरा एक सीमांचल के लिए, बिहार के लिए प्रोग्राम है कि क्या क्या हमको यहाँ करना है। ऊपरी बताओ, मोटा मोटी जैसा 371 का स्पेशल स्टेटस की बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेजेस की बात है, जो सड़कें यहाँ पे टूटी फूटी पड़ी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर जनता के सामने हम जाएंगे और बताएंगे। हम जीत कर आएंगे तो इंशाअल्लाह हम तमाम ये चीज़ों का हल निकालेंगे और काम करके देंगे। बहुत मुद्दे हैं। एक नया ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद को लेकर पोस्टर लगा दिया तो एफआईआर हो जाती है, किसी को अंदर डाल दिया जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड चल गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बोलने पर मेरे ऊपर 1 लाख एफआईआर कर दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, मगर मरते दम तक वारिस पठान ये अल्फाज बोलता रहेगा। मैं ही नहीं, पूरे भारत देश का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान क़यामत तक, आखिरी सांस तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता ही रहेगा। आप रोक नहीं सकते। देखिए, हुजूर वो है हमारे जिनके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया बना दी। वो रहमतुल आलमीन बन के आए दुनिया में, सबके लिए थे।
अब कुछ लोगों ने एक ईद मिलाद के जुलूस में आए लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगा दिए, तो कानपुर की पुलिस ने मेरी जानकारी के मुताबिक उन पर FIR कर दिए। बाइक अल्लाह के अंदर कुछ लोग निकले, चलो परमिशन नहीं लिया, जो भी था तो आप नोटिस देते, NC कंप्लेंट रजिस्टर करते, आपने FIR कर दिया तो ठीक बात है। हम गए वहाँ पे, हमने पुलिस ऑफिसर से बात की, छुड़ा के लाए। लेकिन मैं आज भी ये बोल रहा हूँ, भारत का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान बोलेगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए जान माल सब कुछ कुर्बान है हमारी हुजूर की मोहब्बत में। यहाँ पे FIR आप कर देते हो बेगुनाह बेकसूरों पे, और वो जो बीजेपी ने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है, जो आए दिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, आए दिन मुसलमानों को गालियाँ बकते हैं, आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ तो आपने कभी FIR नहीं किया। उनको तो बीजेपी की सरकार रिवॉर्ड दे के मंत्री बना देती है। तो संविधान का उल्लंघन, संविधान इक्वलिटी की बात करता है, तो मैं पूछना चाहूँगा क्या कायदे कानून सारे मुसलमानों पे ही लगेंगे क्या? सब हम पे ही लगेगा कि इन पे भी कुछ लगेगा? नहीं करते तो देख रही जनता पूरी तरह से, समझदार है लोग कि किस तरह से एक नफरत फैलाई जा रही है भारत देश में 11 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ। ये नफरत का एक मुजाहिरा है इनकी तरफ से। आजम खान को लेकर क्या कहेंगे? लंबे समय बाद अब उनकी रिहाई हो गई है, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आए 27 में आएगी तो जो मुकदमे, जो फर्जी मुकदमे लगाए गए थे उनको वापस लिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो कहा है कि आजम साहब जेल में थे, उनकी तबीयत खराब थी, अब रिहा हो गए, तो हम तो दुआ करेंगे अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अच्छी बात है, उनको आखिरी में इंसाफ मिल गया 23 महीने के बाद। और अब उनकी ज़िंदगी वो किस तरह से जीते, किस तरह से पॉलिटिक्स में रहते, क्या करते, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मैं तो कहूँगा उनको शिफा मिले, बोलते थे, अच्छा बात करते हैं। खासकर जैसे नवरात्रि चल रही, तो ऐसे में कई जगह से इस तरह खबरें आती हैं जहां कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का आना मना है, या इस तरह की बातें, पता नहीं किस किस तरह के उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी तो राय ये है कि इस्लाम में, और इस्लाम की बात है कि नाच गाना, ढोल बजाना, बाजा बजाना ये बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, हराम माना जाता है इस्लाम के अंदर, नहीं करना चाहिए। तो फिर मुसलमान जाएगा ही क्यों नवरात्रि में? अब जो ईद मिलाद का जुलूस निकला उसमें तक DJ अलाउड नहीं था, तो अब क्यों जाएगा मुसलमान? नहीं जाना चाहिए, मेरी राय। भाई जिसको जाना है भाई, उसकी मर्जी। तो बोलेंगे वारिस पठान कौन होता है, हमारा नेता है क्या, वो क्यों बोल रहा है हमारी मर्जी? भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ, लेकिन नहीं जाओ तो बेहतर है। आपने देखा कुछ लोग चले गए थे 1 साल भर पहले अहमदाबाद में नवरात्रि में, क्या क्या उनको खंबे से लटका के मारा गया था वहाँ। गुजरात में क्या पिछले साल किया, उसके वो साल की बात बता रहा हूँ आपको। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी के नेता ने बोल दिया अगर मुसलमान कोई दिख जाए नवरात्रि के इसमें तो उसका वही पकड़ के मारो और उसका धर्मांतरण कर दो। अरे भाई, क्यों धर्मांतरण आप कर देंगे जबरन? क्यों पकड़ पकड़ के मारेंगे? क्या कायदा कानून है या नहीं? अब ये अल्फाज वारिस पठान बोलता तो अब तक मेरे पीछे FIR लग गए होते, जेल में डाल दिए थे मेरे को तो ये लोग ने। मगर आप कायदे को हाथ में लेने की बात मत करो, मारेंगे वहीं जबरन धर्मांतरण करा दो उनका, तो ये सारी बातों को भी विवाद पैदा होता है। इसको रुकना चाहिए बीजेपी को, अपने नफरती चिंटुओं को। मगर मेरी तो ये राय ये है कि एक तरफ तो हम यही बोलते हैं ना कि नहीं, मैं ढोल बाजा ताशा पाशा करना सही नहीं है, नहीं जाना चाहिए हमारे लोग। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में एकता और अखंडता के लिए हिंदू ईद को शामिल होता था और मुस्लिम जो है वो उनकी होली, दिवाली और कई त्योहारों में शामिल होता था, लेकिन ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो क्या मानते हैं आप, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बरसों से सब लोग मिलकर एक साथ त्यौहार बनाते थे। हमारा देश गंगा जमनी तहजीबी की उदाहरण देता है, सेकुलरिज्म की हम दुहाई देते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, संविधान को मानते हैं। मगर कुछ साल से, 11 साल से, जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, हम ये देख रहे हैं कि एक ही तरफ नफरत फैलाई जा रही है, सिर्फ नफरत की राजनीति की जा रही है। ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दलित भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। तो ये नफरत को रोकना चाहिए, मगर ये रोकते नहीं। जो जितना, अभी तो कंपटीशन चल रहा है बीजेपी में, कौन ज़्यादा गाली बकेगा मुसलमान को, जो जितना ज़्यादा गाली बकता है मुसलमानों को उतना उसको प्रमोशन दिया जाता है। महाराष्ट्र में हमने देखा एक नफरती चिंटू था जो बोला था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। हमने तो कहा था आजा बेटा, मस्जिद में आएगा तो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही, मगर उसको रिवॉर्ड दे दिया, उसको तो मिनिस्टर बना दिया। अब मिनिस्टर बन के भी वो चुप नहीं बैठा है, बोलता ही जा रहा है, मगर उसकी लगाम नहीं लगा रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी। तो कहीं ना कहीं तो हमको लगता है कि सरकार खुद चाहती है कि इस तरह का नफरती वातावरण, खराब वातावरण तैयार हो,
लोगों के खिलाफ नफरत पैदा और अपना पोलराइज करे। तो ये देश की मजबूती के लिए सही नहीं है, संविधान के लिए सही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे वारिस पठान, जो बाही-खाला से विधायक रह चुके हैं और इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सीमांचल के 4 दिवसीय दौरे पर है असदुद्दीन ओवैसी के साथ में। तो अब देखना यही होगा कि जिस तरह से तमाम मुद्दों पर बात हुई है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, कितनी सीटें एमआईएम जीत पाती है, किंग मेकर बनती है या फिर क्या होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मुस्लिम सियासत।